नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है शकील साजिद के साथ। चर्चा है में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों के मांगों को, जिन लोगों के विरोध प्रदर्शन को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं और दुष्यंत कुमार ने अपनी बेहद चर्चित काव्य संग्रह साय में धूप में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो इन लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठती है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं सफर के लिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनआरएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर सरकार ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, वहीं कर्मचारी राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है। 18 अगस्त से शुरू हुई एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। टीकाकरण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में मरीज उपचार के लिए भटकने को मजबूर हैं। वहीं सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों के न मानने पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूरजपुर में 594 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इससे पहले बलौदा बाजार में 160 और कोरबा में 21 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। अब तक बर्खास्त कर्मचारियों की संख्या 800 से ऊपर पहुंच गई है। जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौट रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। वहीं जिलों से खाली पदों की सूची मांगी गई है और जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार की सख्ती के बावजूद कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। विरोध केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। किसी ने खून से पत्र लिखा तो किसी ने पैरोडी गीत और नृत्य के जरिए सरकार पर तंज कसा। आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के करीब 10,000 कर्मचारी जुटे, जबकि पूरे प्रदेश में 16,000 कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आज माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय का एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें हमारी मांगों के संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि हमने ये किया है, परंतु उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें हमारी मांगों के बारे में जो हमने सुझाव दिए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो सहमति जताई थी उनका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। साथ ही उस पत्र के माध्यम से जो 16,000 कर्मचारियों को निकाल देने की जो धमकी दी गई है, इसका संघ पूरी तरह से खंडन करता है और ये आंदोलन को आगे उग्र करने का एक प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि बातचीत और संवाद के माध्यम से हमारे सुझावों के आधार पर हमारी मांगों को पूर्ण कर इसका रास्ता निकाले। दमन करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। हम सब एकजुट हैं और हमारी मांगों के लिए पूरी समर्पित है। इधर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। मोदी गारंटी बताकर 100 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था। अब जब कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। यह दमनकारी नीति है। एनएचएम के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज आंदोलन पर है और भाजपा ने तो वादा भी किया था, मोदी गारंटी बताया था और 100 दिन के भीतर में मांग पूरा हो जाएगा इसका आश्वासन दिया था। 21 महीना से अधिक सरकार को हो गया है और आज जब कर्मचारी अपने हक की बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। ये भाजपा की दमनकारी नीति है। जब वादा किए थे तब इनको सोचना था कि वादा कैसे पूरा करेंगे, और आज एनएचएम के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। एक ओर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी ओर रोजगार छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनएचएम के कर्मचारी को नियमित किया जाए और
दमनकारी कार्यवाही का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात से पलट गई। भारतीय जनता पार्टी झूठ कहती है, अपने संकल्प पत्र में झूठी बातों को करती है। पिछली बार जब सरकार सत्ता में नहीं थी तो इनसे बड़ा बड़ा वादा किया था कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब इतने दिन से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। अपनी बातों को प्यार से, सरल तरीके से, अलग अलग तरीके से, खून से लेटर लिखकर अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपनी जायज मांग को की है। एक तरफ ये केंद्र सरकार की दुहाई देते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है एनएचएम की नियमितीकरण को लेकर ये राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों पर दबाव बना रही है, दमनपूर्वक कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है ताकि वो लोग वापिस काम पर लौट जाएं, अपनी मांगों को छोड़ दें। और मांग नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल चुकी है और हिटलरशाही करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग या सरकार ने उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, उनको नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दिया, मैं समझता हूं ये सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसको भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ेगी। कर्मचारियों की 10 में से 4 प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली गई है। 3 मांगों पर कमेटी बनी है और बाकी पर अन्य राज्यों से तुलना के बाद फैसला होगा। सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं, अब कर्मचारियों को काम पर लौटना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में जो जो चीज़ है हम इनको नियमितीकरण की दिशा में, स्थायीकरण की दिशा में भारत सरकार को भेजेंगे और हमारे घोषणा पत्र में भी कि हम प्रयास करेंगे। इनकी 10 मांगों में 3 मांगे नियमितीकरण से संबंधित थे, बाकी 7 मांगों में 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिए हैं। उसकी रिपोर्ट की समय सीमा तय कर दी है, 30 दिवस के भीतर हम निर्णय करेंगे। 5% इनका जो 1 जुलाई से 23 से लंबित था उसको हमने पूरा कर दिया है। इनके 5 लाख तक की कैशलेस की उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ 30 दिन का सवैतनिक अवकाश को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा जो इनकी सेवा वृद्धि के लिए जो फीडबैक है उसमें नेगेटिव यदि कोई अधिकारी कर देता है तो अपील का अधिकार और उनको एक पोर्टल के माध्यम से तत्काल करने का वो भी कर दिए हैं। और जब तक अपील का निर्णय नहीं आ जाए उनकी सेवा निरंतर जारी भी रहेगी। तो 4 इनकी बड़े मांगे हम पूरा कर दिए, 3 के लिए कमेटी बना दिए हैं। और कमेटी ऐसा नहीं कि अभी बना रहे हैं, हम बनाकर जो है उसको समय सीमा में रिपोर्ट मांगे हैं। जो स्थानांतरण नीति है ऑलरेडी बना हुआ है 2013 का, उसमें और अच्छे से कैसे कर सकते हैं सभी पहलुओं से उस पर मांगे हैं अपन। इनके अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी अन्य राज्यों से तुलना कराकर किस प्रकार से कर सकते हैं अन्य विभागों से, उसको भी मांगे हैं। और जो ग्रेड पे निर्धारण है उसको पहले भी कमेटी बनी थी, पहले भी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। अभी उसमें कुछ और अन्य राज्यों से जोड़कर अच्छे पहलू किस प्रकार से एनएचएम कर्मचारियों के हित में हो सकता है उसको लेकर ही सरकार 3 बिंदुओं के लिए कमेटी बनाई है। तो इस प्रकार से इनके सभी जो हो सकने वाले मांग हैं हमने पूरा कर दिया है। लगातार जारी हड़ताल ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संकट में डाल दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी कब तक आमने सामने रहते हैं और इस विवाद का हल कब निकलता है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार की कार्रवाई दोनों तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर और गहरा पड़ सकता है। 18 अगस्त को शुरू हुई एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। टीकाकरण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मरीज उपचार के लिए भटकने को मजबूर है। सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों के न मानने पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकेले सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।
इससे पहले बलौदा बाजार में 160, कोरबा में 21 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। अब तक बर्खास्त कर्मचारियों की संख्या 800 से ऊपर पहुंच गई है। जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौट रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। जिलों से खाली पदों की सूची मांगी है और जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार की सख्ती के बावजूद कर्मचारियों का आंदोलन और तेज हो गया है। विरोध केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। किसी ने खून से सना पत्र लिखा तो किसी ने पैरोडी गीत और नृत्य के जरिए सरकार पर तंज कसा। आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के करीब 10,000 कर्मचारी, जी हां 10,000 कर्मचारी जुटे हैं करीब, जबकि पूरे प्रदेश से 16,000 कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इधर एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कर्मचारियों को निर्मित करने का वादा किया था। मोदी गारंटी बताकर 100 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था। अब जब कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। ये दमनकारी नीति है। कर्मचारियों की 10 में से 4 प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। 3 मांगों पर कमेटी बनी है और बाकी अन्य राज्यों से तुलना के बाद फैसला होगा। सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब कर्मचारियों को काम पर लौटना चाहिए। लगातार जारी हड़ताल ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संकट में डाल दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी कब तक आमने सामने रहते हैं और इस विवाद का हल कब निकलता है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार की कार्रवाई दोनों तेज हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर और बुरा और गहरा पड़ सकता है। कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को तो खास तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी गंभीर समस्या पूरे रायपुर राजधानी और प्रदेश की। रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, क्लब और ढाबों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने पर 18 जगहों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर जिला प्रशासन और नगर निगम को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं अब इन सभी के गुमाश्ता और आबकारी लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। बता दें कि इस लिस्ट में कई बड़े नामी नाम शामिल हैं, जैसे तेलीबांधा का हाइपर क्लब, होटल शीतल इंटरनेशनल का जुक पब, सिमर्स बार, मोका बार एंड रेस्टोरेंट, होटल फ्लोरेंस और नवा रायपुर का आईपी क्लब और शैमराग गार्डन। साथ ही पुलिस का कहना है कि ये सभी जगह तय सीमा के बाद भी खुले थे और कुछ में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने ढाबों पर भी सख्ती दिखाई है, जिसके बाद विधानसभा रोड पर स्थित राजू ढाबा, प्रिंस ढाबा, ढाबा शाबा, मरीन ड्राइव का शेफ किचन और स्नोबेरी, जोरा का एमपी किचन जैसे कई ढाबे भी देर रात तक चलते मिले। पुलिस ने इन ढाबों के खिलाफ भी कार्रवाई कर नगर निगम से इनके लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। हाल ही में रायपुर में न्यूड पार्टी की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने होटल और क्लब संचालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही शहर में देर रात घूमने वाले वाहन चालकों की भी चेकिंग की जा रही है। बीते 15 दिनों में 91 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर कोर्ट भेजा गया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि जांच आगे भी जारी रहेगी। एएसपी लखन पटले ने पुष्टि की कि 18 बार क्लब और ढाबों के लाइसेंस रद्द करने के लिए पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी नियम तोड़ेगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि श्री लखन पटले, पुलिस अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह की कार्रवाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी और इन तमाम लोगों पे जो नशा परोसते हैं, इन तमाम लोगों पे जो गलत कामों में मुब्तला हैं, ज़रूर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद है।
दिल्ली पुलिस ने आईपीएल के एक्स चेयरमैन ललित मोदी के भाई और मशहूर बिजनेसमैन समीर मोदी को कल यानी गुरुवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक महिला से रेप, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने 10 सितंबर को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद समीर मोदी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। यूरोप की बिजनेस ट्रिप से लौटते ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बता दें कि महिला का आरोप है कि 2019 में कैरियर का मौका देने के बहाने समीर मोदी ने उससे संपर्क किया और पहली बार अपने घर बुलाकर जबरदस्ती का। उसने कहा कि समीर ने शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक शोषण किया, मारपीट की और ब्लैकमेल करता रहा। महिला का यह भी कहना है कि वो जानती थी समीर पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसने उसे धमका कर चुप रहने को कहा। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में समीर मोदी के वकीलों ने दावा किया है कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वकील सिमरन सिंह का कहना है कि महिला ने समीर से 50 करोड़ रुपए की मांग की थी, जी हां, और जबरन वसूली की कोशिश की। उन्होंने बताया कि समीर ने अगस्त में खुद पुलिस में महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दी थी। वकीलों के मुताबिक उनके पास समीर और महिला के बीच के व्हाट्सएप चैट भी हैं जो पूरे मामले को साफ करते हैं। फिलहाल कोर्ट ने समीर मोदी को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस का कहना है कि केस की जांच जारी है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। समीर मोदी से पहले भी विवादों में रहे हैं। वो मोदी इंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और कलर बार कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं। अपने पिता के मोदी की 11,000 करोड़ की संपत्ति के लेकर भी समीर अपनी मां बीना मोदी और भाई बहनों के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हैं। पिछले साल उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बोर्ड मीटिंग के दौरान उनकी मां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर हमला किया था। समीर के बड़े भाई ललित मोदी भी विवादों से दूर नहीं है। वो आईपीएल के पहले चेयरमैन थे जिन्होंने 2010 में आईपीएल चेयरमैन का वो किया था और उनके ऊपर भी गड़बड़ी करने के बहुत सारे आरोप हैं। मोदी इंटरप्राइजेज आज 12,000 करोड़ की कंपनी है जिसका कारोबार भारत समेत दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। ललित मोदी की संपत्ति करीब 4.5 हजार करोड़ रुपए बताई जाती है और उनके पास करोड़ों की फेरारी कारें है। अब देखना होगा कि समीर मोदी के खिलाफ चल रहे इस केस का आगे हश्र क्या होता है। फिलहाल मामला हाई प्रोफाइल है और पुलिस बेहद खामोशी से हर पहलू के जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। छत्तीसगढ़ के उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो डॉक्टर बनने का सपना भी देख रहे हैं। बता दें कि अगले साल प्रदेश में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। ये कॉलेज कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, गीदम, दंतेवाड़ा और जशपुर में खुलेंगे। हर कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें रहेंगी, यानी कुल 250 नई सीटें बढ़ेंगी और प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 2180 से बढ़कर 2430 हो जाएंगी। इस फैसले से मेडिकल की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट को बड़ा फायदा मिलेगा। सीटें बढ़ने से नीट का कट ऑफ मार्क्स भी थोड़ा नीचे आ सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अगले साल से 5 कॉलेज शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सरकार जरूरी तैयारियों में जुटी है। कॉलेजों को शुरू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक 50 एमबीबीएस सीटों के लिए 220 बेड वाला अस्पताल जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कवर्धा, जांजगीर, मनेंद्रगढ़ और गीदम में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। वहीं शुरुआत में जिला अस्पताल ही कॉलेज से संबंध रहेंगे। बाद में जब नए भवन तैयार हो जाएंगे तब नए अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा और जिला अस्पताल पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। जशपुर को छोड़कर बाकी 4 कॉलेजों के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिए गए थे, लेकिन कुछ विवादों के चलते प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब फिर से पूरी तैयारी के साथ कॉलेज खोलने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है।
ये कदम प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके लिए विष्णुदेव साय सरकार प्रशंसा की पात्र है। इससे न सिर्फ स्टूडेंट को फायदा मिलेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। एक अच्छी खबर के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आज, कल और विगत दिनों की चर्चाओं पर आधारित रहता है। आपको कैसा लगता है? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आने वाले चर्चा है कार्यक्रम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।